विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस तथ्य का पुनः अवलोकन के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 13.1। तांबे का एक सीधा मोटा तार लीजिए तथा इसे चित्र 13.1 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ में दो बिंदु x और y के बीच रखिए। तार x और y कागज की सतह के लंबवत रखा है। इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप में एक छोटी दिक्सूचक रखिए। इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। दिक्सूचक सुई की स्थिति में परावर्तन का परीक्षण कीजिए। ये चित्र में दिया गया है। ऊपर प्रतिरोध R, सीधा धारावाही चालक। इधर अमीटर लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए, x और y बीच में लगा दीजिए। धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराने का दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है। हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। हैंस क्रिश्चियन अस्टर्ड 1777 से 1851 तक 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन अस्टर्ड ने विद्युत चुंबकत्व को समझाने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न हुआ। अपने परीक्षणों के आधार पर अस्टर्ड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबक परस्पर संबंधी घटनाएं हैं। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिक आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अस्टर्ड रखा गया। चित्र में दिखाया गया अस्टर्ड साहब। तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव को उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हम विद्युत चुंबकों तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबकों के विद्युत प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। हम इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि किसी क्षण के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई का एक छोटा क्षण चुंबक ही होता है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरमुखी ध्रुव तथा उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह परीक्षण किया है कि चुंबकों की सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। प्रश्न: चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्रियाकलाप 13.3। किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज लगाइए। इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखिए। छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लौह चूर्ण छितराइए। चित्र 13.2। इस कार्य के लिए नमक छितराव का उपयोग किया जा सकता है। अब बोर्ड को धीरे धीरे थपथपाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं? छड़ चुंबक के निकट का लौह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाता है। लौह चूर्ण स्वयं को चित्र 13.3 में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है? यह पैटर्न क्यों निर्देशित करता है? चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लौह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचना की जा सके उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वह रेखाएं जिनके अनुदिश स्वयं
संरेखित होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निरूपण करती हैं। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के लिए अन्य कोई उपाय भी है। वास्तव में आप स्वयं किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। चित्र क्रियाकलाप 13.3 एक क्षण चुंबक तथा एक छोटी दुख सूची लीजिए। किसी चिपचिपे पदार्थ से ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफेद कागज के बीचों बीच इस चुंबक को रखिए। चुंबक की सीमा रेखा अंकित कीजिए। द्विक सुई को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाइए। यह कैसे व्यवहार करता है? द्विक सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। द्विक सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। द्विक सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। अब द्विक सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव इस स्थिति पर आ जाए जहां पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उत्तर ध्रुव को इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। चित्र 13.3 में दर्शाए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराइए। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र प्राप्त हो जाए। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराकर जितना संभव हो सके क्षेत्र रेखाएं खींचिए। आपको चित्र 13.4 में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त होगा। ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय द्विक सूची के विक्षेप का परीक्षण कीजिए। चुंबक के ध्रुव के निकट जाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि होती जाती है। चित्र 13.13 में द्विक सूचक की सहायता से चुंबक क्षेत्र रेखाएं आरेखित करना। चित्र 13.4 में किसी क्षण चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं। चुंबक क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश द्विक सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चित्र 13.4 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पर अंकित तीर के निशान पर ध्यान दीजिए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा प्रबलता की क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अर्थात वहां पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। चित्र 13.4 देखिए। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। यदि वे ऐसा करे तो इसका अर्थ होगा कि परिच्छेदन बिंदु पर द्विक सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रियाकलाप 13.1 में हमने यह देखा कि धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम इस क्रियाकलाप को नीचे दिए गए ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 13.4 एक सीधा लंबा कातार 1.5 वोल्ट के 2 या 3 सेल तथा एक प्लग कुंजी लीजिए। इन सबको चित्र 13.5 में दर्शाए अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। सीधे तार को दिक् सूची के ऊपर उसकी सुई के समांतर रखिए। अब प्लग में कुंजी लगाकर परिपथ को पूरा कीजिए। सुई के उत्तर ध्रुव के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। यदि विद्युत धारा चित्र 13.5 में दर्शाए अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो द्विक सूची का उत्तर ध्रुव पूर्व की ओर विक्षेपित होगा। चित्र 13.5 में दर्शाए अनुसार परिपथ में जुड़े सेलों के संयोग को प्रतिस्थापित कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप तांबे के तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होगा, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हो। चित्र ए वाले में दिखाई गई है, एक बी वाले में अलग दिखाई उत्तर दिखाई गई है एन और एस के पूर्व नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और उत्तर पश्चिम नॉर्थ यस और के कुंजी लगाकर विद्युत सेल से जोड़ दिया गया। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी द्विक सूची के ऊपर तथा उसकी सुई के समांतर रखा गया है, तब तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित होती है तो द्विक सूची का विक्षेप विपरीत दिशाओं में होता है।
जाएगी। द्विसूची के विक्षेप की दिशा में परिवर्तन का प्रेक्षण कीजिए। आप यह देखेंगे कि अब सुई विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम की ओर विक्षेपित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो गई है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसकी जांच हम क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारा सीधे चालक के तारों और चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करेंगे। क्रियाकलाप 13.5 एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक परावर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक 0 से 5 एम्पीयर परिसर का अमीटर, एक प्लग कुंजी तथा एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार लीजिए। एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर इसके बीचों बीच कार्डबोर्ड के तल के लंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराइए। यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ड तार में स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। चित्र 13.6 ए में दर्शाए अनुसार तांबे के तार के ऊर्ध्वाधर बिंदु x तथा y के बीच श्रेणी क्रम में बैटरी अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी को से संयोजित कीजिए। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। इसके लिए आप नमक छितराव का उपयोग भी कर सकते हैं। धारा नियंत्रक के परिवर्तक को किसी एक नियत स्थिति पर रखिए तथा एमीटर में विद्युत धारा का पाठ्यांक नोट कीजिए। कुंजी लगाकर परिपथ बंद कीजिए ताकि तांबे के तार से विद्युत प्रवाहित धारा। यह सुनिश्चित कीजिए कि बिंदु x तथा y के बीच में लगा तांबे का तार ऊर्ध्वाधर सीधा रहे। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। लौह चूर्ण के पैटर्न का प्रक्षेपण कीजिए। आप यह देखेंगे कि लौह चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर के सकेंद्रित वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बनाते हैं। चित्र 13.6 ये सकेंद्रित वृत्त क्या निरूपित करते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करते हैं। चित्र में दिखाए गए हैं। ये प्रतिरोध लगा दीजिए, बीच में ये पेपर लगा दीजिए। x और y के बीच में p और q अमीटर लगा दीजिए, कुंजी लगा दीजिए। ए वाले में और बी वाले में देख लीजिए संकेंद्रित हो गया। किसी विद्युत धारा y सीधे चालक के तार चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता सकेंद्रित वृत्तों का पैटर्न वृत्त पर अंकित तीर क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। प्राप्त पैटर्न पर समीप दृश्य। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? वृत्त के किसी बिंदु P पर द्विसूची रखिए। सूची की दिशा का परीक्षण कीजिए। द्विसूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। इस दिशा को तीर द्वारा दर्शाइए। यदि सीधे तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी? इसका परीक्षण कीजिए। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तित कर दें तो किसी दिए गए बिंदु पर रखे द्विसूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती, परंतु द्विसूची तांबे के तार से दूर चली जाती है, तब द्विसूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे देखने के लिए हम द्विसूची को चालक तार से दूर स्थित बिंदु Q पर रख देते हैं। आप क्या परिवर्तन देखते हैं? हम यह देखते हैं कि द्विसूची का विक्षेप घट जाता है। इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। चित्र 13.6 से यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद्युत धारा वाई सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज बड़ा होता जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसी विद्युत धारा वाई चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के एक युग्म उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाईं हाथ में विद्युत धारा चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है।
तो आपकी उंगली चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी, जैसा कि चित्र 13.7 में दर्शाया गया है। इसे दक्षिण हस्त हाथ, दाएं हाथ अंगुष्ठ नियम कहते हैं। ये अंगुष्ठ का नियम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को अंगूरी वाले और विद्युत धारा को अंगूठा वाले। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम उदाहरण 13.1 किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन पावर लाइन से में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसे मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। यदि हम यह विचार करें कि हम किसी कार्क स्क्रू को विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, तो कार्क स्क्रू के घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। हल विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम के लागू करने पर पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंबवत तल में दक्षिणवर्त होगी। इसी प्रकार से तार के पश्चिम सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। प्रश्न, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणन की सूची बनाइए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पाश के कुंडलीय कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश लूप बनाया जाता है और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा? हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रित वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। चित्र 13.8 जैसा कि हम वृत्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन बृहद वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसा प्रतीत होने लगती हैं। दक्षिण हस्त अंगूठ नियम को लागू करके इस बात को आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमत निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरों में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यक्तिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाते हैं। चित्र में 13.8 में दिखाया गया विद्युत धारावाही पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्रियाकलाप 13.6 एक ऐसा आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए जिसमें दो छिद्र हों। एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसके फेरों की संख्या काफी अधिक हो और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। चित्र 13.9 में दर्शाए अनुसार कुंडली के सिरों को श्रेणी में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से संयोजित कीजिए। कार्डबोर्ड पर लौह और चूर्ण एक समान रूप से छितराइए। कुंजी लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाइए। कार्डबोर्ड पर जो पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है उसका परीक्षण कीजिए। चित्र 13.9 में धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बीच में उत्पन्न हो जाती है और बी में दिखाया गया है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। पास से लिपटे विद्युत रोधीय तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न चित्र 13.10 में दर्शाया गया। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना चित्र 13.4 में दर्शाए गए क्षण के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से कीजिए। क्या ये एक जैसे प्रतीत होती हैं? वास्तव में परिनालिका एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह निर्दिष्ट करती
हैं कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इसी पर चित्र 13.11 में इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चित्र 13.10 में किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं। चित्र 13.11 में किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके इसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है। एक विद्युत चुंबक है। प्रश्न, मेज के तल पर पड़े तार की वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठ का नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इस निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे से ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक अर्दे मैरी एम्पियर ने 1775 से 1836 ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 13.7 एल्युमिनियम की एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी लीजिए। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इस छड़ को दो संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज लटकाइए। एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे की एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। चित्र 12.13 में दिखाया गया। एल्युमिनियम की छड़ को एक बैटरी एवं एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी में संयोजित कीजिए। एल्युमिनियम छड़ में सिरे बी से ए की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कराइए। अब आप क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित होती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कीजिए और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट कीजिए। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है। छड़ क्यों विस्थापित होती है? चित्र 13.12 में दिखाया गया। ये चुंबक हो गया। किसी धारावाही छड़ ए बी अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है। सरलतम के लिए चुंबक की टेक नहीं दर्शाया गई है। उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदल कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम अथवा छड़ पर आरोपित बल का परिणाम उच्चतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 13.7 में हमने विद्युत धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त बायां हाथ नियम कहते हैं द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार अपने
बाएं हाथ के तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। चित्र 13.13 में यदि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और माध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को और संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र ऐसी कुछ युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। आगे के कुछ अनुभागों में हम विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र के विषयों में अध्ययन करेंगे। चित्र में ये 13.13 में फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है, विद्युत धारा बीच वाली उंगली दर्शाती है, अंगूठा विद्युत बल को दिखाता है। अध्ययन करेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन। चित्र 13.13 में दिखाए गए हैं। एग्जाम्पल 13.2 चित्र 13.14 में दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? दाईं ओर बाईं ओर कागज से बाहर की आते हुए, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। विकल्प डी सही है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। याद कीजिए, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के दिशा के विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज के भीतर की ओर जाते हुए है। प्रश्न, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? यहाँ एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। क्रियाकलाप 13.7 में हमें अपने विचार से क्षण AB पर विस्थापन किस प्रकार से प्रभावी होगा यदि क्षण AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए और 3 क्षण AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण की चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरीमुखी होगी? यह भी जानिए। औसत में चुंबकत्व, विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर को तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी तक वहन करती हैं जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1/1000 भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के 2 मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय तथा मस्तिष्क हैं। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर एवं विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनाता है। ऐसा एक विशेष तकनीकी जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज MRI कहते हैं, के उपयोग द्वारा किया जाता है। चिकित्सक निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सक विज्ञान में चुंबकत्व के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है? चित्र 13.15 में दर्शाए अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चालक चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के 2 सिरों विभक्त वलय के 2 अर्धभागों P तथा Q से समायोजित होते हैं। इन अर्ध भागों को भीतरी सतहों विद्युत रोधी विद्युत होती हैं तथा धुरी से जुड़ी होती हैं। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः 2 स्थिर चालकों ब्रूस X तथा Y से स्पर्श करते हैं। चित्र 12.15 में दिखाया गया है। ये चित्र ABCD 12.15 विभक्त वलय P और Q नॉर्थ और साउथ धुरी बीच में होती है। ब्रूस X और Y ये सरल विद्युत मोटर का चित्र दिखाया। बैटरी से चलकर चालक ब्रूस X से होते हुए
विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश वाई से होते हुए बैटरी से दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। ध्यान दीजिए, कुंडली में विद्युत धारा की इसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम देखिए चित्र 13.13 अनुप्रयुक्त करने पर हम यह पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरी मुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा ध्रुवीय वामावर्त घूर्णन करते हैं। आधे घूर्णन में Q का संपर्क ब्रश X से होता है तथा P का संपर्क ब्रश Y से होता है। अतः कुंडली में विद्युत धारा उत्क्रमित होकर पथ DCBA के अनुदिश प्रवाहित होती है। यह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, इसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है तथा विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं AB तथा CD पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की भुजा AB जो पहले अधोमुखी धकेली गई थी, अब ऊपरी मुखी धकेली जाती है। तब कुंडली की भुजा CD जो पहले ऊपर मुखी धकेली गई थी, अब अधोमुखी धकेली जाती है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेती हैं। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। व्यावसायिक मोटरों में अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबकीय प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारा कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है तथा कुंडली में नर्म लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाता है। प्रश्न, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हमने यह पढ़ा है कि जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो वह चालक एक लंब बल का अनुभव करता है। इस बल के कारण वह चालक गति करने लगता है। अब हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है अथवा इसकी स्थिर चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, इसका सर्वप्रथम अध्ययन सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे की इसी खोज ने किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किसी प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकी क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 13.8 अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली AB लीजिए। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार समायोजित कीजिए। एक प्रबल क्षण चुंबक लीजिए तथा इसके उत्तरी ध्रुव को कुंडली के सिरों B की ओर ले जाइए। क्या आप गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई परिवर्तन पाते हैं? गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप होता है। मान लीजिए कि यह दाईं ओर और यह कुंडली AB में विद्युत धारा की उपस्थिति का संकेत देता है। जैसे ही चुंबक की गति समाप्त होती है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है। अब चुंबक के ध्रुव उत्तर ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाइए। इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है, जो यह दर्शाता है कि अब परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा पहले के विपरीत है। चित्र A और B, N और S अंदर जाता हुआ चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षोभ द्वारा इंगित किया जाता है। कुंडली के निकट किसी चुंबक को स्थिर अवस्था में इस प्रकार रखिए कि चुंबक का उत्तर ध्रुव कुंडली के सिरे B की ओर हो। हम यह देखते हैं कि जैसे ही कुंडली को चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर ले जाते हैं, गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं ओर विक्षेपित होती है। इसी प्रकार जब कुंडली को उत्तर ध्रुव से दूर हटाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर विक्षेपित होती है। जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो जाता है। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप
यह जांच कर सकते हैं कि यदि चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के बी सिरे की ओर इंगित कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण पहली स्थिति जिसमें उत्तर ध्रुव का उपयोग किया गया था इसके विपरीत होगा। जब कुंडली तथा चुंबक दोनों स्थिर होते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं आता। अतः इसका क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेत शून्य पैमाने के मध्य में और मध्य पर रहता है। यह आपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विक्षेप विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। माइकल फैराडे 1791 से 1867 ईस्वी में माइकल फैराडे एक प्रायोगिक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। अपने जीवन के आरंभ काल में उन्होंने जल्दी साजी की दुकान पर कार्य किया। फैराडे जल्दी साजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे जिससे उनकी विज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई। उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर हेम्फ्रे के सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक डेवी के व्याख्यान को नोट तैयार किया और उन्हें सर डेवी के पास भेज दिया। शीघ्र ही उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट के डेवी की प्रयोगशाला में सहायक बना दिया गया। फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा विद्युत अपघटन के नियम सम्मिलित किए। अनेक विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधि प्रदान करने का प्रयास किया परंतु उन्होंने इस प्रकार के सम्मान को ठुकरा दिया। फैराडे को इस किसी भी सम्मान की तुलना में अपने वैज्ञानिक कार्यों का अधिक प्यार था। आइए अब इस क्रियाकलाप को 13.8 में कुछ परिवर्तन करते हैं और गतिमान चुंबक को ऐसी विद्युत धारावाही कुंडली से प्रतिस्थापित करते हैं जिसमें विद्युत धारा के परिमाण को परिवर्तित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 13.9 तांबे के तार की दो भिन्न कुंडलियां लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक जैसे कि क्रमशः 50 तथा 100 फेरे हों। इन कुंडलियों को चित्र 13.17 में दर्शाए अनुसार किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पर चढ़ाइए। आप मोटे कागज को भी खोखले बेलन के रूप में लपेटकर यह कार्य कर सकते हैं। कुंडली एक को जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है श्रेणी क्रम में बैटरी तथा प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। अन्य कुंडली दो को भी चित्र 13.7 में दर्शाए अनुसार गैल्वेनोमीटर से संयोजित कीजिए। कुंजी को प्लग में लगाइए। ये गैल्वेनोमीटर का परीक्षण कीजिए क्या इसकी सुई कोई विक्षेप दर्शाती है। आप यह देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत ही एक ही दिशा में तीव्र गति से विक्षेपित होकर इस गति से शीघ्र वापस शून्य पर आ जाती है। यह कुंडली 2 में क्षणिक विद्युत धारा का उत्पन्न होना सूचित करती है। कुंडली 1 और कुंडली 2। कुंडली 1 में विद्युत धारा परिवर्तित करने पर कुंडली 2 में विद्युत धारा प्रेरित होती है। गैल्वेनोमीटर में पढ़ लिया जाता है। बैटरी से कुंडली 1 में वियोजित कीजिए। आप यह पाएंगे कि ऐसा करने पर कुंडली 2 में एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है परंतु इसकी दिशा पहले से विपरीत होती है। इसके क्रियाकलाप में हम यह परीक्षण करते हैं कि जैसे कुंडली 1 में विद्युत धारा अस्थायी होती है कुंडली 2 से संयोजित गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाता। इन परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती है तो कुंडली 2 में एक विभवांतर प्रेरित होता है। कुंडली 1 को प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली 2 को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है इसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होती हैं अतः द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालकों में विद्युत धारा प्रेरित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। व्यवहार में हम किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को या तो उसे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम चालक में प्रेरित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति ऊपर वाला अंगूठा क्षेत्र बीच वाली विद्युत प्रेरित धारा नीचे वाली उंगली दिखाई गई है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर उसके चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में चुंबक क्षेत्र में कुंडली की गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है, जबकि कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। चित्र 13.18 यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत कराती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो माध्यम चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। इस सरल नियम को फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। प्रश्न एक, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के लिए विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित जिन प्रयोगों को हमने ऊपर अध्ययन किया उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का परिमाण प्रायः बहुत कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चित्र 13.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत जनित्र को एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी अस्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरों दो वलय R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं। दो स्थिर चालक ब्रशों B1 तथा B2 को पृथक पृथक रूप में क्रमशः वलयों R1 तथा R2 को दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रशों को बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत जनित्र का सिद्धांत को दर्शाना। R1 R2 दो वलय रहते हैं। यहाँ पे R1 R2 दिखा, वलय में ब्रश B1 और B2 होते हैं। ये ABCD बीच में दो चुंबक N और S होते हैं। नीचे गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करती हुई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मान लीजिए कि कुंडली ABCD को चित्र 13.19 में दर्शाई व्यवस्था में दक्षिणवर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक हो तो प्रत्येक फेरों में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCBA के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार अब बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा संक्षिप्त में AC कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने कि इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र AC जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा अर्थात DC जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता प्राप्त करने के लिए विविध वलय प्रकार की दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था के साथ एक ब्रश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरे ब्रश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय दिक् परिवर्तक की कार्य प्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। देखिए चित्र 13.15। इस प्रकार इस व्यवस्था के एक साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा
डीसी जनित्र कहते हैं। डिस्क धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि डिस्क धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतर के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उत्पादन होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है। अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और डीसी की तुलना में एसी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। प्रश्न, विद्युत जनित्र का सिद्धांत डिस्क धारा के कुछ स्रोतों के नाम, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे चौथाई। घरेलू विद्युत परिपथ। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसमें मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इसे आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तारों को, जिस पर काला आवरण होता है, उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में या तो तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइनों तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्राय घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं। एक 15 एम्पीयर विद्युत तार अनुमातंक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे गीजर, वायु शीतलक, कूलर, एयर कंडीशनर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमातंक के लिए होता है, जिसे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार, जिस पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेटों से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, रोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाली विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु चित्र में दिखाए गए हैं तार, जो ग्रीन वाले एक दिखाए गए हैं भू संपर्क विद्युत तार, लाल वाले दिखाए गए हैं 220 वोल्ट, उदासीन के लिए काले वाले दिखाए गए। विद्युत पर्दे बोर्ड का फ्यूज विद्युतमय वितरक बाक्स मुख्य, जिसमें मुख्य स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे होते हैं। सामान्य घरेलू परिपथों में से एक परिपथ की व्यवस्था आरेख दिया गया है के आवरण से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संयंत्रों का धात्विक आकार का कोई क्षरण होने पर उस धातु का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इसे संयंत्र का उपयोग करने वाली व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है। चित्र 13.20 में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ में से किसी एक परिपथ की व्यवस्था आरेख दर्शाया गया है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत संयंत्रों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संयंत्रों का अपना पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है ताकि इच्छा अनुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। सभी संयंत्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। पिछले अध्याय अनुभाग 12.7 देखिए फ्यूज के सिद्धांत एवं कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संधारित्र को अभिभारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा संधारित्र में कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। इसे लघु पतन शॉर्ट सर्किट कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत संधारित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में
होने वाले जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता का दुर्घटनावश होने की वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संधारित्र का संयोजित करने से भी अतिभारण हो सकता है। प्रश्न: विद्युत परिपथ को संधारित्र में समान उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों का नाम लिखिए। 2 किलोवाट शक्ति अनुमानक का एक विद्युत सुदूर तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है। इसका विद्युत धारा अनुमानक 5 एम्पीयर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपने क्या सीखा? दिक्सूची एक छोटी चुंबक होता है। इसका एक सिरा और संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है, दक्षिण ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिससे उस चुंबक के बल को संसूचन किया जाता है। किसी चुंबक क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अनुदिश कोई कल्पित स्वतंत्र उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की गति की दिशा द्वारा दर्शाई जाती है। जहां चुंबक क्षेत्र प्रबल होता है वहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट दिखाई जाती हैं। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे नियम द्वारा ज्ञात किया जाती है। विद्युत चुंबक में नर्म लोहे क्रोड होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी रहती है। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी कुंडली में जो किसी ऐसे परिक्षेत्र में स्थित है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक तथा उसके पास स्थित किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण हो सकता है। यदि कुंडली किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी है तब कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा में अंतर के कारण हो सकता है अथवा चालक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण हो सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं जिसकी आपूर्ति 50 हर्ट्ज है। आपूर्ति का एक लाल तार विद्युत रोधी युक्त होता है जिसमें विद्युतमय तार कहते हैं। दूसरे पर काला विद्युत रोधन होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भू संपर्क तार होता है जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि में गहराई पर दबी धातु की प्लेटों में संयोजित होता है। भू संकर्पण एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि संधारित्र के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है तो उसे संधारित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। विद्युत परिपथ का लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज है। फ्यूज